सही है। हाँ बेटा, कल मैंने पहला टॉपिक समाप्त करवा दिया था, है ना। टॉपिक चेंज कर, बंद कर संधि है। हाँ, संधि डाल दे आज से, अभी से, ठीक है। तो इधर से निकला कर रहे तो संधि या संधि, तो पॉइंट डालो मेरे साथ साथ, है ना, लिखो एक बार। मैं कहूं ना तब तक लिखना, फिर बंद करना बाद में। संदेश गुड मॉर्निंग बेटा, है ना। ऑनलाइन वाले जितने भी छात्र हैं सभी को गुड मॉर्निंग। संधि संधि, आजा आजा, तेरे को याद कर रहा था मैं, लिखा ही नहीं तो। इसके नीचे लिखो सम प्लस धी, सम प्लस धी। संधि शब्द किससे बना है तो किससे बताओगे? सम प्लस धी से। संधि का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होता है बेटा मेल या समझौता, समझौता या जोड़ना। और इसका विलोम लिखो, विलोम होता है इसका विग्रह। विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का अर्थ होता है मेल, समझौता या जोड़ना। इसका विलोम क्या होता है? विग्रह। एक परिभाषा बोलकर लिखवा रहा हूं मैं तुम लोगों को, ना। अच्छा, एक और तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, तुम्हें संधि की परिभाषा ही नहीं आती। ये बढ़िया है, बत गलत। हाँ, मैं बोला बढ़िया बात बताओ, बोल बताओ। मैं बोला तुम्हें संधि नहीं आती, संधि की परिभाषा नहीं आती, और फिर एक बताया उसका भी गलत। चलो लिखो, अब एक परिभाषा मैं बोलकर लिखवा रहा हूं। तुम्हें ये कैसे पता चला कि यार, गुरुजी को कैसे पता कि इनको संधि की परिभाषा ही नहीं आती? मैं तुम्हें जानता हूं बहुत अच्छे से, है। मैं पहली क्लास में बोल चुका था, लेकिन अब भी बता रहा हूं। चलो लिखो तो, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। लिख दिया? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। एक परिभाषा मैं और लिख रहा हूं, वो मेरे साथ साथ लिखो। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण के मिलने पर, के मिलने पर सॉरी, के मिलने पर जो
विकार या है, अरे यार ये हाँ अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद करें, अंतिम लिखवा दिया क्या, प्रथम वर्ण के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कोई बात ना, वो तो अभी दोबारा लिखता तब आ जाता वो तो। हाँ जल्दी आ जाइए, अभी मेन काम तो अभी है। हाँ ये एक ही आता क्या, यदि पूर्व पद का क्या लोगे बताओ, अंतिम वर्ण, उत्तर पद का क्या, प्रथम वर्ण, के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, अब रुक जाओ, अब कोई नहीं लिखेगा, अब लिखना नहीं है किसी को भी, बंद कर दो कॉपी। जब भी टॉपिक की शुरुआत हो ना, उस समय जान झोंक दो, मतलब उसी समय अगर समझ में आ गया तो टॉपिक ही समझ में आ जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या ये कह रहा है। एक होता है पूर्व पद, क्या होता है, पूर्व पद, प्लस एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहले वाला पद, इसको प्रथम पद बोल सकते हैं। उत्तर पद मतलब क्या, बाद वाला, या दूसरा, या अंतिम, या पर पद बोल सकते हो, इस प्रकार से बोल सकते हो आप। पूर्व पद का क्या लोगे, अंतिम वर्ण, क्या लोगे, अंतिम वर्ण, प्लस उत्तर पद का क्या लोगे, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। इनके मिलने से क्या होता है, परिवर्तन, इनके मिलने से क्या होता है, परिवर्तन। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। यही परिभाषा लिखवाई ना ऊपर, यही परिभाषा है। ठीक है, अभी यहां पर जैसे एक पद ये प्लस एक पद ये, दो पद हैं, ये बताओ पद कौन सा, पूर्व पद, और ये अंतिम पद उत्तर पद है ना, इसका क्या लोगे बताओ, इसका अंतिम वर्ण, और इसका तो पहला वर्ण यहां मिलेगा। इनके मिलने से क्या होगा, परिवर्तन, और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, एक पद में, एक शब्द में कितने प्रकार से संधि हो सकती है, एक पद में या एक शब्द में कितने प्रकार से संधि हो सकती है। संधि के भेद नहीं पूछ रहा हूं मैं, संधि के प्रकार नहीं पूछ रहा हूं कि एक शब्द में कितने प्रकार से हो सकते, तुम तो क्या दो, शाबाश, कौन कौन से, ना नहीं ये नहीं है, तुक्का तो लग गया मैंने एक बार पूरी क्लास में, अभी मेरा एक बैच चल रहा है जिसमें लगभग 350-400 बच्चे हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, तो केवल सब्जेक्ट के वो हिंदी के रहते हैं उसमें, और कोई नहीं है। तो उसमें पता है कोई क्वेश्चन था, पता नहीं अब कौन सा, तो मैंने पूछ लिया तो 4 बच्चों ने हाथ ऊपर किया। मैं बोला हाँ भाई, जैसे मैंने भेद, ये भेद थे 3-4 ऐसे कुछ, क्या पूछ रहा था मैं, तो उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, तो 4 बच्चों ने, इतने बच्चों में 350, 4 मैंने शायद डी ऑप्शन था वो, उसके ऊपर हाथ किए। मैंने 4 को पकड़ूंगा यार, ये किसी को नहीं आ रहा, ये 4 बच्चों को आ रहा है। और हाँ, उत्तर कैसे बताया, बोल सर उत्तर तो बता दिया उसने, शायद बताया था 4 उत्तर था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, 4 मान लो या 3 मान लो ना, तो 3 था। तो मैं बोला कौन कौन से, और बोले ये मत बोलो, मैं तुक्का दिया है अरे मैं बोले ये पकड़े गए, बोले सच बता रहा हूं मैं तो तुक्का लगाया है, तो ये सही हो गया है तो यहां पर मैं बताता हूं, एक शब्द में 2 प्रकार से संधि हो सकती है। एक शब्द में कितने प्रकार से हो सकती है, 2। देखो कैसे,
इसका आप अंतिम वर्ण लोगे, इसका क्या प्रथम वर्ण। इनके मिलने से जो परिवर्तन, ये संधि हो जाए, ये परिवर्तन हो जाए, इस संधि का नाम है प्रधान संधि, या इसका नाम है मुख्य संधि। प्रधान या क्या मुख्य संधि। ये प्रधान या मुख्य संधि होने के बाद में यदि शब्द में आगे जाकर और परिवर्तन हो जाता है, आगे जाकर एक परिवर्तन और हो जाता है, तो इसको बोलते हैं गौण या छद्म संधि। गौण या छद्म संधि। तुम लोगों ने पहली बार ये नाम सुना है, बहुत कठिन आ सकता है, इसलिए मैं तुम लोगों को इसलिए बताता हूं कि बेटा तुम्हारा है ना, तुम्हारे पास इस बार हिंदी सरल आई थी, लेकिन उससे पिछला पेपर उठा के देखियो, लोगों के 15 में से 3-3 क्वेश्चन सही नहीं हुए। इस बार संधि बंदी, ये भी मत सोच लियो कि इस बार संधि नहीं आई तो इस अब की बार संधि नहीं आई तो अगली बार भी संधि नहीं आए, ये मत सोचना। हो सकता है बच्चे देखो क्या काम करते हैं, यार संधि तो आई नहीं, संधि का तो हम पढ़ेंगे नहीं। और उपसर्ग का भी कहां आया, पढ़ते भी नहीं। देख लो वो तो अलग देने लग गए ना, हो सकता है इस बार संधि के 2 क्वेश्चन दे दे, 3 दे दे कि यार बच्चा नहीं पढ़ के आएगा इस बार, है ना। तो वही तो सिस्टम है। परीक्षक पता नहीं अपने 12 टॉपिक है, 12 में से वो किसी भी टॉपिक में से दे सकता है। हो सकता है उस पीछे पड़ जाए तो एक टॉपिक में से 3 दे दे, एक टॉपिक को हटा ही दे बिल्कुल, ठीक है। तो अपने को देखना है गौण संधि, गौण या छद्म संधि कहते हैं। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आएगी ये, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। मैंने ये लिख दिया है राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। अरे याद है तो मास्टर को नहीं पता, है ना। अभी लाइव वो बच्चा नहीं है, नहीं तो अगर बैच होता ना, वो पिछले बैच में मैंने लिखवा दिया था। पिछले लगभग मैंने 35 बैच पढ़ाए थे अपने सुपरवाइजर के। हाँ तो उसमें एक लड़का आता था, और लड़के तो भाई साहब सीधी सी बात है, तुम लोगों को मैं मना कर दूंगा ना, बुक मत लियो तो भी लाओगे। मैं तुम लोगों को कह दूंगा अपने कोचिंग वाली बुक मत लेना रे, कि क्या दिक्कत है, लेंगे है। और दूसरे मास्टर कोई और भी तुम्हारा साथी मिल जाए, हिंदी, अरे यार हिंदी है ना उससे पढ़ ले, वो मास्टर बहुत बढ़िया। हो सकता है उसने मेरे को नहीं देखा है, और फिर तुम उसके नोट्स जरूर लोगे। बच्चे तो हैं ही ऐसे। मैंने 7 क्वेश्चन लिखवा दिए थे। 7 क्वेश्चन लिखवाने के बाद में मैं बोला भाई समय हो गया, समय हो गया, तो मैं बोला भाई कल बताऊंगा इसका उत्तर, करके लाना। तो उस बच्चे ने किसी मास्टर को भेज दिए वो क्वेश्चन। 7 में से बोला 4 तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, 4 में से एक क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? मेरे पास आया वो बच्चा, मेरे को बताया नहीं उसने, मैंने आते ही 7 के 7 के निशान लगा दिए कि बेटा इसका ये उत्तर आएगा, और मैंने उसकी व्याख्या बता दी कि इस वजह से आता है। जब वो लड़का मेरे को कह रहा है, बोलो गुरुजी क्या बात करो, कैसे क्वेश्चन दे, हमें कैसे आते, मास्टर को नहीं आए। मैं कौन से क्या मास्टर हो? फिर उसने मैसेज दिखाया, देखो। बोले सर मैंने एक मास्टर को भेजा था हिंदी वाले को, वो बोले 4 क्वेश्चन गलत है इसमें। मैं कौन सा गलत है बताना मेरे को। बोले एक भी गलत नहीं है। बोले उसको ही नहीं आए, हमें कहां से आएंगे। तो ये उसमें एक ये छद्म संधि वाला था, वो उसका सुना हुआ ही नहीं है छद्म संधि, तो बताएगा गलत है। क्या है तुम्हें आता है ये देख लो। राम का अंतिम अक्षर बताओ बेटा। एक चीज और सुन लो रे, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर की पहचान और बता देता हूं। राम शब्द है, इसका टुकड़ा करोगे तो रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, ऐसे कर सकते हो ना किसी भी शब्द का। तो इस राम का प्रथम अक्षर बताओ क्या रे, अंतिम बताओ ए, समझ में आ गई। इसका अंतिम अक्षर बताओ क्या है, ए प्लस इसका प्रथम अक्षर ए प्लस ए बराबर क्या बनता है, आ। तो ये बन गया रा मा ये। अब बताओ एक रे के बाद कहीं पर भी न आता तो न किस में बदल जाता है, हणे में। कितने परिवर्तन हुए शब्द में? तो एक तो ये और एक ये,
जो पहला हुआ है ये पहला हुआ है, ये संधि बताओ कौन सी कहलाएगी, प्रधान या मुख्य। और इस ये संधि होने के बाद में एक परिवर्तन और हुआ है, वो क्या कहलाती है, गौण या छद्म। जैसे रावण शब्द भी ऐसा ही है, और अयदि संधि में करवाऊंगा तब बताऊंगा, बस इसको तो इतना ही याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं संधि के प्रकार बताओ अब कितने, अभी तक तो परिभाषा चल रही थी, संधि के प्रकार बताओ कितने, अरे 3। संधि के भेद कितने हैं, 3। प्रकार या भेद की बात करें तो इसके कितने हैं, 3। नंबर 1 बताओ कौन सा, स्वर संधि। नंबर 1 क्या है, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 3 क्या है, विसर्ग संधि। पहले तो बेटा ये वेदों को याद कर लो, बताओ कौन कौन से, पहला बताओ स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परिभाषाओं की, कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और विसर्ग किसे कहते हैं। ये चलता है ना भाषा में, स्वर के बाद स्वर हो तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। रामायण नहीं लिखना, केवल ऐसे याद करना, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। बात खत्म, परिभाषा होगी। स्वर प्लस स्वर, स्वर के बाद क्या आ जाए, स्वर, कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। जैसे सुनो, सती प्लस ईश, सती प्लस ईश। मुझे बताओ सती का अंतिम अक्षर बताओ, बड़ी की मात्रा है ना, ई, और ईश का प्रथम अक्षर ई। ये भी स्वर और ये भी स्वर, स्वर प्लस क्या हो गया, स्वर, कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। जैसे इसमें देख लो ए प्लस ए, स्वर प्लस स्वर आ रहा है ना, कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। इससे शब्द बनता है सतीश। क्या बन जाता है, सतीश। क्यों बना, कैसे बना, ये बाद की बात है, लेकिन अब देखो, अब यहां से खेल स्टार्ट होता है इसका। इसके 3 क्वेश्चन बन गए अब। एक तो संधि बताओ कौन सी है, स्वर संधि, फिर ये किसी का पर्यायवाची है, और इसमें समास कौन सा। सब बातें अभी क्लियर कर दूंगा, देखना। समास नहीं पढ़ाया ना, पर्यायवाची में तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत, सारी बातें बता दूंगा। यहां पर जब भी मैं कहूं पर्यायवाची, और फिर क्या पूछ रहा हूं मैं, समास, पर्यायवाची का नाम लेते जो 2 टुकड़े हैं ना, उनका अर्थ ले लिया करो। पहली बात तो बताओ सती का अर्थ क्या है, अरे पागलों रे, सुनो रे, पहले तो सती तुम्हें पता नहीं है, मैं बता देता हूं। सती एक देवी का नाम है, किसका, पार्वती का, पार्वती का नाम है सती। अच्छा, ईश मतलब ईश्वर। पति का पर्यायवाची जानते हो, पति है, पति के पर्यायवाची नहीं जानते हम तो सर, लेकिन पति बनना चाहते हैं। हाँ, पति के पर्यायवाची नहीं जानते लेकिन पति बनना चाहते हैं। अच्छा, और देखो सुनो, उसका होता है पति का पर्यायवाची स्वामी है, देव, ईश, ईश्वर, प्राणनाथ, आर्यपुत्र, ये किसके पर्यायवाची हैं, पति के। तो ईश मतलब क्या हो जाता है, पति, स्वामी, है ना। तो सती के स्वामी कौन, सती के पति कौन, सती के पति, अरे अभी अभी बोला मैंने बोला, क्या क्या बोला, क्या उत्तर दिया, हाँ हाँ सही है, ऐसा पहले क्या बोल गया था, यही बोला था, सही है। अरे सती के मतलब पार्वती, पार्वती के पति कौन, महादेव। तो ये किसका पर्यायवाची है, शिव का, शिव का पर्यायवाची है। और जब भी, अभी ये सुन, तुम्हें ईस लगा मिल जाए,
किसी शब्द में क्या लगा मिल जाए, ईश, तुरंत बता देना बहुब्री समास। कौन सा समास है, बहुब्री। और बहुब्री समास है तो ये बात भी निश्चित हो गई है किसी का क्या है, पर्यायवाची। तुम्हें पता है भोलेनाथ की कितनी पत्नियां थी? 108। 108 बार शादी हुई है, 108 पत्नियां। इनको तो अभी ये इनके टेंशन हो गई, ओहो। भोलेनाथ मैं तो समझा रहा हूँ, मुझे माफ करना, कोई गलती से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए, लेकिन मैं तो क्या करूं, बच्चों को ज्ञान देने के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना, गलत थोड़ी ना बोला मैंने। 108 है। सुनो कैसे, बात को ध्यान से सुनना, सार्थक कर दूंगा, ठीक है। भोलेनाथ ने कितनी बार शादी की है, 108, ठीक है। पार्वती जी अपने घर पर अकेली थी, तो ना, अच्छा, देवताओं में ऐसा कौन है जो इधर की उधर करने वाला, नारद, है ना, वो पहुंच जाता है कहीं भी, नारायण नारायण। पार्वती जी अकेली घर पर है ना, तो यहां पर आ जाता है कौन, नारद। देवी क्या कर रही हो, कुछ नहीं, बस घर का काम चल रहा और क्या। हाँ, बोले आपके नाथ कहाँ गए, बोले मेरे नाथ तो तुम्हें पता ही है घर से बाहर रहते हैं, भिक्षा लेकर खाते हैं, बाहर रहते हैं। बोलो अपने पति का ध्यान रखा करो। पति का क्या ध्यान रखना है, बोलो वो स्त्रियों से मिलने जाते हैं। ऐसा किसी के पति के बारे में बोले तो भाई गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। पार्वती जी गुस्सा आया कि मेरे पति के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया तुमने। मैं तो सबूत के साथ बात करता हूं। हाँ, क्या सबूत है बता। बोला आपके पति के गले में जो माला है ना, वो स्त्रियों की है। और इतना करके काम, नारायण नारायण निकल लिए। अब टेंशन तो किसको दे गया, पार्वती जी को। इधर भोलेनाथ को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उधर कौन सा कांड हो गया। जैसे शाम को घर आए, पार्वती जी ने तुरंत पूछ लिया, पहले इधर आ, ये गले में माला किसकी है। भोलेनाथ तो भोले ही हैं, बोला कि स्त्रियों की है। भाई साहब क्रोध और उच्च सीमा में, किसका, पार्वती जी का। पार्वती जी ने बोलना बंद कर दिया। भोलेनाथ सोचे मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, नाराज क्यों हो गई। पूछा कि देवी आप नाराज क्यों हो। बोले ये आपके गले में माला किसकी है। बोले स्त्रियों की। तो बस चुप, आगे बोल मत। अरे बोला पहले बात तो सुन लो। बोला हाँ, कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, यदि आप अपनी देह त्याग देती हो तो आपकी मुंडी मैं अपने गले में सजा लेता हूं। मेरी पार्वती जी ने सोचा कि मेरे से इतना प्रेम करते हैं ये। फिर उसको समझाया पार्वती जी को कि हे देवी मैं तो अमर हूं, मैं क्या हूं, अमर। और भोलेनाथ बताओ अमर है कि नहीं है। मैं अमर हूं लेकिन तुम अमर थोड़ी ना हो, तुम तो अपना देह त्याग देती हो, देह त्यागती हो। अब तक आपने कितने अवतार ले लिए, 108। और हर अवतार के साथ मैंने एक शादी की, और हर एक अवतार की मुंडी मैं अपने गले में सजा रखी। इसी वजह से भोलेनाथ की माला को रुंड या मुंड माला बोलते हैं, रुंड या मुंड माला। और उस रुंड माला में, मुंड माला में बताओ कितने मणियां हैं, 108। ऐसे नहीं करते रहते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना। वो देवी की पूजा करते हैं। पार्वती जी ने कितने अवतार लिए थे, 108। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुना है ना सीता राम राधा कृष्ण, कभी ऐसे सुना है राधा राम सीता कृष्ण, नहीं सुना ना। लक्ष्मी नारायण ये होता है, लक्ष्मी कृष्ण तो नहीं होता। लेकिन सुनो, गौरी शंकर नाम सुना है, उमा शंकर, रमा शंकर, सुना है ना, शिव पार्वती, ये सारे के सारे गौरी उमा रमा, ये सारी की सारी पार्वती है, उनके अवतार है। अच्छा एक चीज और सुनो, तुम ये चीज में तो माहिर हो, ब्रह्मास्त्र मूवी तो देखी है ना तुमने। मूवी मावी तो देख लेते हो लेकिन तुम्हारी याद रहती नहीं है, मूवी मूवी याद नहीं रहती है, पढ़ाई तो कहां से रहेगी गुरुजी, है। लेकिन कर देंगे याद। उसके अंदर जो एक्टर है ना, एक्टर,
उसका नाम है शिव, ठीक है। और जो एक्टरानी है ना, हाँ, एक्टरानी का नाम है उसमें ईसा। मैंने वहां से एक चीज सीखी, पहली बार मेरे को पता चला, उसके अंदर कुछ शक्ति वक्ति आती है शरीर के अंदर। जो वो एक्टर बोलता है एक्टरानी को कि मेरे से दूर रह, मैं कभी मर सकता हूं, मेरे अंदर ऐसी ऐसी चीजें आती है। तब एक्टरानी ने बोला कि जैसे शिव भगवान का पार्वती ने कभी साथ नहीं छोड़ा, इसी प्रकार से तुम्हारा नाम शिव है तो मेरा नाम क्या है, ईसा, क्योंकि पार्वती का एक नाम ईसा भी था। तो देखो उसमें एक सती भी हुई है, तो सती पार्वती का ही है, तो पार्वती के ईश्वर, पार्वती के स्वामी बताओ कौन है, सतीश। सतीश मतलब कौन, महादेव। समझ में आ गई बात। सतीश किसका पर्यायवाची है, तो किसका बताओगे, शिव का, शिव का है, ठीक है। समास कौन सा इसमें, बहुव्री। इस जुड़ा मिलते ही कौन सा समास करोगे, बहुव्री। ये व्यंजन संधि की बात करते हैं। पहले बेटा कोई स्वर हो और उसके बाद क्या हो, व्यंजन, या पहले व्यंजन हो उसके बाद क्या हो, स्वर। और ये किसका फोन पेट दुख रहा है, वो उठाता कौन नहीं है, बेवकूफ आदमी, उठाते क्यों नहीं है। व्यंजन प्लस व्यंजन, कोई चोर थोड़ी ना है। अभी मेरे पास फोन आया है ना, तो अपना तो लाइव चल रहा है, तो मैंने एक बार उठाया नहीं, दूसरी बार फिर आया तो मैंने भेज दिया, आई कॉल यू लेटर, है ना। मैंने क्या लिख दिया, वो मैसेज आता मेरे को पता ही नहीं वो क्या। अगर फिर भी तीसरी बार आता तो मैं उठाता, कोई मुसीबत में है। अब उसको पता है कि क्लास में होगा, तो नहीं, दोस्त था, नहीं किया। अब वो देखो कितनी बार बज गए, उठा नहीं रहा, जैसे उसके कोई पैसा कर्जा मांगता हो। है बात सही है गलत है, भाई साहब नहीं रहूंगा इसका। स्वर प्लस व्यंजन आ जाए, व्यंजन प्लस स्वर आ जाए, व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए। जैसे सुनो, सु प्लस समा, सु प्लस समा। अरे सु का अंतिम अक्षर बताओ, सु का अंतिम अक्षर क्या है, उ क्या है, स्वर या व्यंजन, स्वर, स्वर है ना। समा का प्रथम अक्षर बताओ, श है, नहीं है, श, श बताओ क्या है, व्यंजन। बताओ स्वर प्लस व्यंजन आया कि नहीं आया, आ गया ना। इससे जो शब्द बनेगा ना वो ये बनेगा, सुषमा। देख लो कौन सा सह होगा, ये नियम है, ये नियम बाद में बताऊंगा। अब मुझे ये बताओ सुषमा का अर्थ क्या। जब भी मैं तुमसे अर्थ पूछूं तो दोनों टुकड़े उनके अर्थ ले लो। सुषमा का अर्थ क्या, सु मतलब बताओ, सु मतलब सुंदर या अच्छा, समा मतलब, उत्तर तो तुमसे किसी का ले लो। उत्तर तुमसे किसी चीज का पूछ लो, उत्तर जरूर आएगा। अरे तुम लोगों ने गाने भी तो सुने होंगे ना, ये समा ये आसमा है, लेकिन तुम गाने तो गा लेते हो, लेकिन गानों में अर्थ नहीं पता, अर्थ नहीं पता उसका। बता तो देते हैं, ये समा ये आसमा, अरे तो समा क्या है, वातावरण देखा, शाबाश। वो उस गाने के अंदर जो आता है ना, वो उसमें तो ये आता है, ये सूफी साहित्य में चलता है, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक संगीत गोष्ठी। लेकिन तुम लोगों ने कहते हैं ना ये समा ये आसमा, समा मतलब सुहाना मौसम, आसमान मतलब खुला आसमान है? हम दो परिंदे हैं। हैं, ये ऐसे गाते रहते हैं। लेकिन ये तो ये है वो, इस समा का अपने पास ये है ही नहीं, अपने पास तो चंद्र बिंदु नहीं लगा रखा, तो चंद्र बिंदु नहीं लगा रखा तो बताओ ये समा है कि नहीं है। इस समा का अर्थ होता है वदन, क्या है, वदन। वदन मतलब क्या, अरे वो तो बदन होता है। वो क्या होता है, बदन। वदन का मतलब होता है, वद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है मुख, मुंह। सु मतलब सुंदर या अच्छा, वदन मतलब क्या, मुख। अब बताओ क्या क्या करें, सुंदर मुख वाली, सुंदर है मुख वाली, तुम्हारे लिए कभी भी बढ़िया बात नहीं आएगी।
कोई भी अच्छी बात नहीं आएगी पुरुषों के लिए। नील कमल आएगा, सॉरी, कमल नयन। नयन मतलब क्या? आंख। जिसकी आंखें किसके समान है? कमल के समान। कौन है वो? विष्णु। चला गया विष्णु। लेकिन मीनाक्षी विशेष स्त्री, हिरण्याक्षी विशेष स्त्री। तुम्हारे तो ये शब्द आएगा कुपुत्र, कपूत कुपुत्र है और कपूत आएगा। कभी भी देख लेना, कुपुत्री कभी शब्द होता ही नहीं है। सपूत तो है, लेकिन तुम्हारे तो ज्यादा ज्यादा मैं तो लिखवाऊं कुपुत्र कपूत, ये लिखवाता हूं। सुषमा सुंदर मुख वाली, है ना? तुम लोगों का बेकार है, क्या करे तो भाई साहब, इसमें तो स्त्रीलिंग के लिए आ गया। या प्राकृतिक सौंदर्य होता है ये, व्यंजन प्लस स्वर। ये देखिए, वाक प्लस ईश, वाक प्लस क्या? ईश, वाक प्लस ईश। वाक का अंतिम अक्षर बताइयो, क्या बताओ? व्यंजन या स्वर? क्या है ये? व्यंजन। ईश का प्रथम अक्षर बताओ। ई, ई क्या है? स्वर। ई क्या है? स्वर। शब्द बनेगा क्या? वागीश। अपने को तो बस परिभाषा सीखनी है यार। देखो, व्यंजन प्लस क्या आ गया? स्वर। दूसरा आ गया ना, व्यंजन प्लस है स्वर। उत्तर देखियो, तुरंत आना चाहिए। वागीश में समास बताओ। कौन सा समास है? बहुब्री। क्यों? ये जुड़ गया ना। कौन सा समास है? है भी, ये है कि नहीं है भी बहुब्री समास। बहुब्री समास है तो ये किसी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? टुकड़े है ना, टुकड़े, उनके अर्थ लो। सुनो, वाक मतलब बताओ। ईश का तो पता है तुम्हें, ईश्वर पति है, स्वामी। वाक मतलब वीणा। वाक मतलब बोलना, है ना? वाक मतलब बोलना। बोलना मतलब वाणी। वाणी की देवी कौन? सरस्वती। सरस्वती जी के पति कौन? अरे यार, इनका क्या करूं मैं। लो, अरे तो छोरा तेरे ठुकेगा ना मेरे से यार, कहां से इनकी, मैं बताऊं, इनकी नींद ही नहीं खुलती ध्यान नहीं था, है ना? सरस्वती जी के पति कौन, ये बताओ। ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। सरस्वती जी के पति कौन है? ब्रह्मा, है ना? अच्छा सुनो, सरस्वती के पति कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा की पुत्री कौन? सरस्वती। हम गलत नहीं बोलते टेंशन में मत आ। ब्रह्मा, सरस्वती के पति कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा की पुत्री कौन? सरस्वती। कभी भी चेक कर ले, ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम लोगे तो 5 पत्नियां निकल के आएंगी, जिनमें सरस्वती का भी नाम। ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती है। एक ही थी, ये भी नहीं है अलग अलग है। हाँ, लो मैं बता दूं, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर। ये तो आता है ना, पुष्कर का अर्थ वैसे तालाब भी होता है, पुष्कर का अर्थ आकाश भी होता है। ठीक है, तो वहां पर एक महायज्ञ करवा रहे थे ब्रह्मा जी। ठीक है बाबू, काफी देर रहेगी, मैं मंदिर मैं करूँ बात, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक। ये क्यों कर रहा है तेरे पास? मैं कर लूंगा इससे बात, है ना? तेरा कोई ऑनलाइन का सिस्टम है ना? दाई मेरे बच्चे, ये मुकेश जी हैं, ठीक। वो फोन कर रहे हैं, वो जैसे कुछ पूछेंगे, बता देना अभी, है ना? तो ये टेंशन में मत आ, को है कौन। तो यहाँ पर देखिए, क्या बता रहा था मैं? पुष्कर। महायज्ञ करवा रहे थे ब्रह्मा जी, जो पंडित ने मना कर दिया उसको कि आप इस यज्ञ में नहीं बैठ सकते हो। तो पता क्या बोला ब्रह्मा जी ने? पागल है क्या, यज्ञ मैं करवा रहा हूं, मैं ही नहीं बैठ सकता।
शादी मेरी हो रही, फेरे में मैं नहीं बैठ सकता। कौन सा बात हो गई? फिर किसकी शादी हो रही है? तो भाई साहब ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं बैठूं, बोलो इसमें इस यज्ञ में जोड़े के साथ ही बैठ सकते हो। अब ब्रह्मा जी की शादी नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, जबरदस्ती गायत्री देवी को अपने वामांग बैठा दिया। वामांग गायत्री देवी कौन थी? जो विष्णु भगवान के कंधों से जन्म लिया था। और जबरदस्ती बैठा लिया तो देखो क्या काम किया। उन्होंने सोचा, देवताओं ने, क्या तुम जबरदस्ती करते हो, गलत काम कर दिया। और ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचयिता है यार, उसके करैक्टर पर उंगली उठा दी। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गए, बोला मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने केवल केवल यज्ञ करवाया है। ठीक है, वो गलत काम नहीं किया, उन्होंने किया है, जबरदस्ती की है। वो सोचा कि रुक जाओ, मैं इनको ना सबक सिखाता हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं एक ऐसी युवती का निर्माण करूंगा जिस पर कोई भी मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी चले गए कहां पर? जंगल में। वहां पर भयंकर तपस्या की, कठोर तपस्या। तपस्या करके एक युवती का निर्माण किया। लेकिन देखो गलती हो गई उस उनकी, ब्रह्मा जी की, कि ऐसी युवती का निर्माण करूंगा जिस पर कोई भी मोहित हो जाए। खुद ही मोहित हो गए कुछ पर, सरस्वती पर। 100 वर्षों तक पति पत्नी के रूप में रहे। इधर भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। वो जब उठे, जब उनको पता चला ब्रह्मा जी के पास, बोले पागल तो नहीं हो गए, शर्म आनी चाहिए। अरे ये तुम्हारी पुत्री है। और पुत्री कहा है? मैंने तो निर्माण किया है इसका। अब जो निर्माण करता वही उसका क्या होता है? जनक है। हाँ, और जनक है, जनक ही क्या कहलाता है? पिता। तब समझ में आया किसको? ब्रह्मा जी को। तब कहा था ब्रह्मा जी ने कि हे भोलेनाथ, महिला को देखकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, गलती हो गई। आगे से ये सरस्वती जी हैं, ये मेरी पुत्री के समान रहेंगे। ठीक है, इस कहानी से तुम्हें पता क्या शिक्षा मिली है? पहले पत्नी, फिर क्या? पुत्री हुई। लेकिन शिक्षा तुम्हें यह मिली है कि महिला को देखकर बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट। क्या है ये? आई शकल देखो रे एक बार। आई शकल देखो एक बार। बकवास। तो तब पढ़ाई चल रही, अब सही है, पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारे पास तो बस इसको फोन को और बंद कर लो ना, बैग में रखने लग जाओ, और बढ़िया पढ़ाई चल जाए तुम्हारी। यही तो बोला था मैंने उस दिन, ये समय है जिंदगी बनाने का। ठुकेगा। अब यहां पर देखिए, अप प्लस जय, अप प्लस जय, यह देखो आपका अंतिम अक्षर बताओ। आपका अंतिम अक्षर प, प व्यंजन या स्वर? व्यंजन। और जय का प्रथम अक्षर है। इसका ध्यान तो और करिए। अरे तो एक बात बता, जय है, इसका टुकड़ा करेगा तो जय प्लस है, तो पहले जय आया कि ए आया? हाँ, तो पै भी व्यंजन और जय भी क्या? व्यंजन। तो यह बन गया क्या? अब्ज। क्या बन गया? अब्ज। अब्ज मतलब क्या होता है? अप मतलब पानी, जय मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जन्म को लेता है कमल। अब्ज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है, अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। किसकी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा बड़ी सरल है। देखो, स्वर के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर हो तो व्यंजन, व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन, विसर्ग के बाद क्या हो? स्वर, और विसर्ग के बाद क्या हो? व्यंजन। ऐसी स्थिति में विसर्ग के बाद स्वर हो, विसर्ग के बाद व्यंजन हो, तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। जैसे सुनो, विसर्ग प्लस स्वर। अरे यार, ये तो विसर्ग प्लस स्वर आ ही गया, लिखवा दिया। मैं क्या लिख रहा हूं? अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। ये बताओ मुझे, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? अरे विसर्ग के बाद क्या आ गया? ए। ए स्वर है ना,
संधि कौन सी होगी? विसर्ग। इससे शब्द बनेगा अतएव। क्या बन जाता है? अतएव। अच्छा, विसर्ग के बाद क्या रहा? व्यंजन। क्या? जैसे मैंने लिख दिया है मन है प्लस कामना, मन है प्लस कामना। बताओ। अरे मनोकामना, रुको, पहली बात तो तभी तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, क्योंकि मनोकामना कोई शब्द होता ही नहीं है। विसर्ग के बाद बता दो क्या आ रहा है इसमें? क्या? व्यंजन है ना, तो इस वजह से इसके अंदर कौन सी संधि होती है? विसर्ग। इससे शब्द जो बनेगा वो बनेगा मन है कामना। क्या बनेगा? मन है काम। मनोकामना शब्द होता ही नहीं है, मनोकामना शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, शब्द उसकी जगह पर क्या आता है? मन है कामना। क्या आता है? मन है कामना। अभी तक हमने जो सीखा है ना, वो केवल केवल परिभाषा ही सीखी आज, है ना, परिभाषा। अब मुझे ये बताओ, एक शब्द में कितने प्रकार संधि हो सकती है? दो। कौन कौन से? प्रधान और गौण। ठीक है, प्रकार कितने होते हैं? तो तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, यहां से नहीं लिखा है ना तुम लोगों ने, अब लिखो, फिर बात करते हैं स्वर संधि की। देखो, वहां से लिखना, ये ऐसे वैसे डायग्राम बनाना। कहां से आ रहे तू? ये काम सीखा है। लिख ले, तेरे गांव के पास का ही है। तो भी तो कुछ का कुछ कर रहा है, काम है गड़बड़ है। कोई बात नहीं, चलो लिखो लिखो लिखो। पहले तो ये सोचता था मैं कि शनिवार आता था, हा हा हा, कल की छुट्टी होगी। अब वो छुट्टी भी नहीं हो रही मेरी, तो 1 महीना होगा। स्कूल टाइम में अलग चीज था, अभी मैं सोचता हूँ कि छुट्टी लेने की, अब छुट्टी नहीं मिल रही। संडे को भी क्लास है, न इस संडे को छुट्टी न अगले संडे को छुट्टी। अगले संडे की पहले से फिक्स कर दी क्लासें। लेकिन 27 तारीख को ना रीट का एग्जाम हो जाएगा, जब जाकर 3 दिन की छुट्टी मारूंगा। फिर होली आ जाएगी, फिर होली की छुट्टी आएगी मस्त तरीके से। होली पे होली खेल के चलेंगे यहाँ से। अब ये पता होगा, ये ऐसे पता चल जाएगा ना कि जैसे कल से छुट्टियां पड़ रही हैं,
तो आज कोचिंग में होली खेल लेंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे। किसका? तो पेपर का मेरे को वो नहीं पता, पूछ के बताऊं क्या? हम्म हम्म है बता, दोबारा बता। हम्म हम्म अरे इसका पे हलंत है कि नहीं है? तो फिर हलंत है तो व्यंजन ही है ये, इसमें ए थोड़ी निकालेगा। आगे समझ में? आपका टेस्ट होगा 10 से 12 है। हिंदी में क्या दे रहा हूँ? लड्डू, शब्द युग्म, शब्द युग्म आएंगे, शब्द युग्म। शब्द युग्म आने के बाद में सुनो, अरे तुम्हें भी और समझा दूं, देखो टेस्ट हो रहा है टॉपिक वाइज अभी फिलहाल। मतलब मैं संधि से लेकर पहले संधि के किए, फिर उपसर्ग के, प्रत्यय के, समास के, सारे होते आगे। ठीक है, अब चार चार टेस्ट बनाता हूं, तो 4 में 15, 15 चौकी 60, 60 में चार चार विकल्प होते हैं, है ना? तो लगभग 200 के समथिंग आ जाएंगे तुम्हारे पास शब्द युग्म, उनको सोल्व भी करवा देता हूं। और फिर उसके बाद में मैं मिक्स दिया करूंगा, जैसे सभी टॉपिकों का एक एक। ठीक है, ये बस सोचना सर हमारा तो पढ़ा हुआ ही नहीं है शब्द युग्म। कोई बात नहीं, हमारे तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ, शुरुआत ही तो हुई है। पेपर रख लिया करो अपने पास में, ठीक है, बाद में जब पढ़ाएंगे टॉपिक आएगा तो अपने आप पढ़ लेंगे उसको। अब ये मत सोचियो सर हमें तो संधि, जैसे पहला टॉपिक वर्ण विचार पढ़ा है तो वर्ण विचार का ही लो ना, ऐसे नहीं होगा कि संधि का लो। वो धीरे धीरे सारे आ जाएंगे पिछले पेपर। अरे ऑनलाइन वालों, तुम लोग ना लिख कर बताओ मुझे कि अक्षरों की साइज ठीक है या नहीं है, कम दिखता तो नहीं है तुम्हें? हाँ यार, ये मेरे को यहाँ से थोड़ी दिक्कत लग रही है। लिखो, बताओ एक बार थोड़ा सा, सही होना चाहिए। हाँ यार ठीक दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर तो ऐसे ही आएगा बेटा, इसमें मात्रा मत लगा दी, इसकी कहानी समझा देंगे। क्योंकि जब पहले से स्वर है ना तय में, तो फिर दूसरा स्वर नहीं आता। ठीक, हो गया? और नहीं लिख रहे हो तो लिख लो, बाकी तो है ना, इसकी शुरुआत फिर मैं कल ही करूंगा। और ठीक, कल नहीं परसों।